गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल आप सभी की? ऑल गुड। तो हम लोग एग्जाम्शंस पढ़ रहे थे कैपिटल गेन में, राइट? सो व्हाट इज कैपिटल गेन? तो कैपिटल गेन में हमने सबसे पहली बात स्टार्ट करी थी 45 से। 45 के चार्जिंग सेक्शन में, जहां पर हम लोगों ने कैपिटल एसेट क्या होता है वो पढ़ के, ट्रांसफर की डेफिनेशन समझ के, 48 के फॉर्मेट में हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस समझ के, फिर हम लोग आ गए थे स्पेशल केसेस में। बहुत सारे छोटे छोटे स्पेशल केसेस को आगे बढ़ाते हुए वी केम टू द टॉपिक एग्जाम्शंस, जिसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कोई एसेट बेचना है, कोई एसेट खरीदना है। आई रिपीट, कोई एसेट बेचना है, कोई एसेट खरीदना है। तो उसके लिए मैंने अपने फैमिली का एग्जांपल लिया था कि मेरे ग्रैंडफादर ने 2002-3 में 10 लाख रुपीस में एक एसेट परचेस करी थी। उस असेट को 2023-24 में हमने बेचकर साइमल्टेनियसली सेम असेट हमने परचेस करी। दादा का घर था, छोटा पड़ रहा था, बड़ा खरीदना था, शहर के बाहर गए और नया घर हमने परचेस कर लिया 1.5 करोड़ में। जो हमने नया घर परचेस कर लिया 1.5 करोड़ में, तो हम लोगों ने पुराना वाला घर सेल करके परचेस किया। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब हम कभी सेल करते हैं, एवरीवन क्या बोलता, जब अभी सेल्स करते हैं तो सेल्स करने के बाद माइनस करते हैं क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं तो डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। तो जब टैक्सेबिलिटी की बात आती है तो ये टैक्सेबल है या नहीं है, इस मुद्दे को हमने फिर से उठाया और हमने कहा कि क्योंकि मैंने अपने 1.5 करोड़ रुपए किसी और धंधे में क्योंकि मैंने अपने 1.5 करोड़ रुपए किसी और एसेट को परचेस करने में लगा दिए हैं, इस वजह से ये वाला जो 1.5 करोड़ है, ये अगर हम कहीं और लगा देते हैं तो टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमने सीखा कि इसी बात को हमने सेक्शन 54 में देखा था। तो सेक्शन 54 क्या कहता है कि आप कौन होने चाहिए? या तो इंडिविजुअल या फिर फर्म। बाहर निकल जाओ सब लोग, है ना? सुस्ताओ मत, सुबह सुबह का समय तो बोलना तो पड़ेगा ना। रात को फिर क्यों चैट करते हो इतनी? हैं? नहीं करते चैट? हाँ तो फिर किया करो। हाँ हाँ। तो सबसे पहले 54 किसके ऊपर एप्लीकेबल है बोलो एक बार? इंडिविजुअल और एचयूएफ। कौन सा वाला गेन होना चाहिए? बेचना क्या है, खरीदना क्या है, कब खरीदना है? वापिस बोलो, कब खरीदना है? या तो पहले, नहीं 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 नहीं, या तो -1 या +2। व्हाट इज -1? 1 साल पहले या 2 साल बाद? या तो जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना घर 2023-24 में सेल किया है, तो अब जो मुझे एग्जेम्पशन लेना है उसके लिए मैं जो न्यू प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं, या तो -1 ईयर में परचेस करनी है या +2 ईयर में परचेस करनी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1 ईयर? -1 ईयर का मतलब जिस वक्त मैंने प्रॉपर्टी सेल करी है उससे पहले ही मैंने कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेस कर ली हो। सपोज 2023-24 में हमने अपना पेरेंटल हाउस बेचा 1.5 करोड़ में। न्यू हाउस जो हमें खरीदना है, या तो हमने 2022-23 के अंदर खरीद लिया हो या फिर 24-25-25-26, यानी कि जिस साल बेचा है 23-24 के 1 साल पहले और 2 साल बाद। अगर हम लोग नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्ट करवाना है +3 ईयर में। अगर हम लोग नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो हमें नया घर कंस्ट्रक्ट करवाना है +3 ईयर में। ठीक है, ये मुद्दा था अपना 54 का। तो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को मैं, जब आप नेक्स्ट आओगे तो मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी में वो टेबल बनाइएगा। मैं आप पहले लिखना मत शुरू करना, कोई भी मैं कहूं जब ही लिखना, ठीक है? ये ऐसे करके एक टेबल बनाई। इस टेबल में आपको ऐसा करना है, ऐसा, ठीक है? ये जो क्रॉस है ना, ये इधर से इधर मत कर लेना, इधर से इधर मत कर लेना, ठीक है? आपको ये वाला ऐसा, अरे ये क्या हो, रबड़ था क्या? अरे यार वो ऐसे, ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है? अब इधर तो आपको लिखना है सेक्शन नंबर, जो इधर आएगा राइट साइड में, समझ आया? और नीचे लिखना है आपको पर्टिकुलर्स, ठीक है? इधर नीचे क्या लिखेंगे हम लोग?
ये लिखा मैंने पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब सबसे पहला मैं सेक्शन कौन सा लिख रहा हूं, 54। आप ध्यान रखना, आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो नोटबुक है वो ऐसी होती है ना, ऐसे नहीं, उसको ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे कर दो, फिर यहां पे और यहां पे ऐसे करके आपको कॉलम बनाना है, राइट। तो सेक्शन 54 क्या कहता है, सबसे पहले सेक्शन 54, सबसे पहली बात ये किस पे एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, टू होम। क्या बोला मैंने, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, टू होम। तो इन्होंने कहा कि ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर। किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है। व्हेन यानी कि आपने क्या बेचा हो ना, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, व्हेन यानी कि आपने सेल क्या किया है। तो नहीं नहीं, व्हेन नहीं, नहीं नहीं, व्हाट नहीं, गेन कौन सा है, गेन कौन सा है। तो इन्होंने कहा कि आपके कौन सा गेन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सेकंड कॉलम क्या हो गया आपके पास में, गेन कौन सा है। गेन के बाद में आपने व्हाट टू सेल, आपको बेचना क्या है। तो इन्होंने बोला कि आपको बेचनी है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आई रिपीट, आपको बेचना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब याद हो जाएंगे पूरे, ये याद हो जाएंगे पूरे। ये बेचना है आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। परचेज क्या किया है आपने, तो इन्होंने कहा कि परचेज भी करना है आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बेचा क्या, खरीदा क्या, ठीक है, खरीदा भी क्या आपने, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये जो दोनों कॉलम है ना, ये थोड़े बड़े बनेंगे, इसलिए मैंने एक बार से यहाँ पे हटा दिया है, ऐसा थोड़ा बड़ा बना दिया है मैंने। और सेकंड मैंने पॉइंट लिखा है बाय या परचेज। तो क्या परचेज किया है आपने, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो इन्होंने कहा कि ये जो नया परचेज करना है ना, नया परचेज कब तक करना है। तो इन्होंने कहा कि लिमिट, टाइम लिमिट है ना, तो टाइम लिमिट यानी कि इधर लिखा है -1/+2, ये तो किसके लिए है, आपका परचेज के लिए। इधर लिखा है +3, ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए। इसको आप लोग एक बार फिर से समझ लेना कि जिस वक्त आपने न्यू प्रॉपर्टी, ओल्ड प्रॉपर्टी सेल करी है, सेल करने के 1 साल पहले या सेल करने के 2 साल बाद आपने अगर न्यू प्रॉपर्टी परचेस कर ली है, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा साइमल्टेनियसली। अगर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, क्योंकि घर की बात है, तो हमेशा घर खरीदते नहीं है, घर कभी कभी कंस्ट्रक्ट भी करवाते हैं। जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो फ्लैट संस्कृति में आ गए हैं, उनको पता नहीं होगा कि घर बनते भी हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी आप लोगों के तो क्या है, सब फ्लैट फ्लैट ही सिस्टम हो गया है, क्योंकि आपके ऐसे जगह खत्म हो गई है, अब ऐसे जगह है। लेकिन जो छोटे शहर है ना, जैसे गुना का बच्चा है, इसमें प्रयागराज के बच्चे हैं, इलाहाबाद वाले, है ना, जैसे गोरखपुर का स्टूडेंट है, अगर वो लोग, उन लोगों को इस बात की अच्छे से जानकारी होगी कि अब अभी ये जगह बाकी पड़ी है हमारे, तो हम लोग लैंड परचेस करते हैं, उसको अपने मन का घर बनाते हैं, अपने मन के नक्शे से अपने मन का घर बनाते हैं, ठीक है। तो घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं हम खुद, कंस्ट्रक्शन में सफिशिएंट टाइम भी लगता है। तो इनका कहना है कि अगर आपने कोई पुराना घर बेचा है और नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो भी आपको पुराने घर बेचने से जो गेन हुआ है उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पुराना घर बेचने से जो आपको बेनिफिट हुआ है, आई रिपीट, पुराना घर बेचने से जो आपको बेनिफिट हुआ है वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, अगर आपने उन पैसों से नया घर खरीद लिया हो या नया घर कंस्ट्रक्ट करवा लिया हो। तो नया घर खरीदना कब तक है, -1 ईयर और +2 ईयर में। नया घर कंस्ट्रक्ट कब करवाना है, +3 ईयर में। यस सर कि नो सर। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि एग्जेम्पशन, ये सबसे मेन बात है, ध्यान रखना, क्योंकि पूरा मामला ही इसी के ऊपर अटका हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो आपका कैपिटल गेन हो रहा है वो, या फिर आपने जो पैसा न्यू हाउस में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट, तो इतना आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। आई रिपीट, इतना आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। सपोज आपका कैपिटल गेन आ रहा है 10 लाख रुपए का, आपने नया घर जो परचेस किया है वो परचेस किया 12 लाख का,
तो पूरे के पूरे 10 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन आ रहा है आपका 15 लाख का, बट नया घर आपने जो खरीदा है वो खरीदा है 13 लाख का, 13 लाख का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल गेन आ रहा है आपका 15 लाख रुपीज। न्यू हाउस जो आपने परचेस किया है वो आपने किया है 13 लाख में, तो न्यू हाउस का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है आपका 13 लाख, कैपिटल गेन है आपका 15 लाख, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 13 लाख का। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे विच एवर इज लेस, विच W का मतलब विच एवर इज लेस या लोअर, यस और नो। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब जो नया वाला घर आपने परचेस किया है, जो न्यू हाउस आपने परचेस किया है या जो न्यू असेट परचेस करी है, उसको आपको अपने पास रखना होगा। इसके लिए वर्ड यूज किया है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड, ये मैं पूरा लिख रहा हूं, लॉक इन पीरियड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट इज 3 years. I repeat, lock-in period for new investment is 3 years. Yes sir कि no sir? डन है सबको? अच्छे से समझ आ गया एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? यहाँ पे तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंडीशन ही यही है कि आपने बेचा भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, खरीदा भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो। अगर आपने बेचा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और खरीद रहे हो गोल्ड, नो एग्जेम्पशन विल बी देयर। आपने बेचा है गोल्ड और आप खरीद रहे हो शेयर्स, नो एग्जेम्पशन विल बी देयर। एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब घर बेच के, और क्योंकि आपका मुद्दा क्या था, घर ट्रांसफर करना, इसलिए 54 है। आगे वाले सेक्शन में क्या आएगा वो अलग बात हो गई, बट इस सेक्शन में ये कह रहा है कि घर बेचकर घर खरीद रहे हो तो घर बेचकर होने वाले बेनिफिट या गेन पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आपने उस पैसे से नया घर खरीदा है तो। यहां पे आप लोगों को बहुत गौर से जो समझने वाली बात है वो यही है, यू सोल्ड योर हाउस जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट अ न्यू हाउस, तो देयर इज नो इंटेंशन टू अर्न कैपिटल गेन, दैट इज वाई 54 इज एप्लीकेबल। साइमल्टेनियसली आगे आने वाले सेक्शंस में हर सेक्शन का कोई ना कोई लॉजिक होगा, इस वजह से एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, 54। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 54। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 54B। सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 54B। मैं बताता हूं, रुको ना। 54B, आप पहले एक काम कीजिए, आप डबल बना लीजिए और उसमें से 6 कॉलम बना लीजिए ना। 6 कॉलम यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे ना, कॉलम 6 बनाने। कॉलम और रो तो पता है ना, रो आप मूवी देखने जाते हो, ऐसे वाली रो होती है ना कि 6 रो में बैठना है, ऐसे तो ऐसे वाली रो होती है, ऐसे वाला क्या होता है, कॉलम, है ना। तो कॉलम बनाने हैं आपको 6। पहले सेक्शन का एक कॉलम जो तो आपके ऐसे ही बना हुआ होता है, उसके अलावा 6 कॉलम और बना लो, ठीक है। बना दिए, बनाओ बनाओ बनाओ। तो आपको क्या करना रहेगा, 6 कॉलम बनाने हैं। पहला 54 का हो गया। अच्छा, ऊपर से नीचे रो कितनी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज बनानी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है रो में सबसे बड़ी रो रहेगी व्हाट टू सेल एंड व्हाट टू परचेज की। अगर आप लाइनिंग की बात करें तो कम से कम 3-4 लाइन आए, 4-5 लाइन आए, जितनी आप व्हाट टू सेल और व्हाट टू परचेज की बना लो। बना ली क्या? अब मैं आपको पहले 54B साइड में समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। दैट व्हाट इज 54B, समझना। ये है मोती, लंबा बनाऊं क्या थोड़ा, ये लंबा मोती, कहाँ है मोती, हाँ यस। कौन है ये मोती? सब लोग इधर ध्यान दो ना, बाद में बना लेना ना। मोती जो है उसके पास में एक लैंड है, लैंड, और ये लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड।
मुझे बताओ एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है क्या? याद आ रहा है क्या? अर्बन आती है, रूरल नहीं आती, याद आया क्या? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में अर्बन लैंड आती है। अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हो तो उससे होने वाला प्रॉफिट, आई रिपीट, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हो तो उससे होने वाला प्रॉफिट कैपिटल गेन में कवर होता है। लेकिन अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हो तो वो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर वैसे भी टैक्स नहीं देना है अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको 45 सेक्शन में बताया था, चार्जिंग सेक्शन में, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट में हमने पढ़ा था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है। तो जब कभी रूरल, नीचे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है। तो जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती है तो उसके ऊपर गेन जो होगा वो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। मीन्स टू से what they actually want is, वो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवाना चाह रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो क्या करवाना चाह रहे हैं? इसीलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने रखा ही नहीं। लेकिन ये सेक्शन एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ ये एग्रीकल्चर लैंड का नहीं है, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का है। अब मुझे बताओ, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, उससे अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? होएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? कैपिटल गेन होगा तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? अब एक बात समझो, आपके पास पहले एक एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर यूज कर रहे थे, अर्बन एरिया में थी, आप एक किसान हो और आगे भी किसान रहना चाहते हो, इसलिए आपने उस अर्बन लैंड को सेल कर दी और उससे जो पैसे आए उसको लगा दिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड में या फिर किसी और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में। तो समझना ये क्या कह रहा है कि मोती के पास में एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, वो मोती ने सेल कर दी। कितने में सेल कर दी? 50 लाख रुपीस में। कितने में सेल कर दी? और इस 50 लाख रुपीस से उसने न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर ली। और कितने में परचेस कर ली? 50 लाख में। समझना बात को, इसने बेचा क्या है? खरीदा क्या है? अरे यार तुम लोग कहां चले जाते हो दोनों जने, आओ ना वापस यहाँ पे। हाँ तो बोल नहीं रहे हो, रोज तो बोलते हो, कोई बात नहीं, खिला देना चॉकलेट। हाँ आ जाओ। बेचा क्या है? खरीदा क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। या तो कौन सी खरीदोगे? अर्बन, और या तो कौन सी खरीदोगे? रूरल। या तो अर्बन खरीद लो या फिर रूरल खरीद लो। अब आपने एक लैंड बेची, नोती लैंड बेची, इससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तो ये वैसे प्रॉफिट होता तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता। लेकिन क्योंकि पहले भी तुम किसका काम कर रहे थे? एग्री। अब भी किसका काम कर रहे हो? एग्री। तो आपने अपना काम नहीं बदला, आप देश के किसान हो, क्योंकि देश के किसान हो तो आपने और देश को प्रोडक्शन देने के लिए एक और लैंड परचेस कर ली। इसलिए आप जैसे लोगों को हमारी भारत सरकार, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जैसे लोगों को हमारी भारत सरकार एग्जेम्पशन देती है कि अगर आपने अपना अर्बन वाला लैंड बेचकर और रूरल या अर्बन लैंड परचेस कर लिया, आई रिपीट, अगर आपने अर्बन वाला लैंड बेचकर रूरल या अर्बन लैंड परचेस कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? 54B में एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कॉलम्स बना लिए, अब आप अपने आप साथ साथ लिखते रहो। सबसे पहले 54B, 54 तो आपने लिख लिया, लिखना है तो रुक जाओ, अभी पहले 54 समझ लो, 54B समझ लो, बाद में लिख लेना एक बार। ठीक है, नोट्स है ना सबके पास में? निकालो नोट्स एक बार, अपने अपने नोट्स निकालो, जो भी ये वाले नोट्स है ना। अब आ जाओ यहाँ पे। सेक्शन कौन सा है? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बेचना क्या है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। बेचना क्या? अच्छा, गेन कोई सा भी हो सकता है क्या? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। बेचना क्या है? खरीदना क्या है? कहां पे? अर्बन या रूरल एरिया में। कितने साल में परचेस करना है? 2 साल में। आदि मस्त बोल रहे, कहाँ पे आदि है ना, अभी क्या नया नया बोलना सीखा है ना, तो अचानक से ना, जैसे अभी मैंने बोला ना कि मैंने आपको पूछा ना अभी कि एग्रीकल्चर लैंड कौन सी, रूरल या अर्बन, है ना? तो मतलब मैंने पूछा ना कहाँ पे, तो मुझे उसकी याद आई वापस, है ना।
उसको बोल ना, वो चाबी पकड़ा तो चाबी उधर रखी हुई है, तो उसको दिख रही होती तो बोलते हैं कहाँ पे, और क्या सामने पड़ी है ना तो ऊपर देखेगा कहाँ पे, क्योंकि उसको उससे भी हम लोग है छुपम छुपाई और खेलते हैं ना, तो जैसे मैं छुप जाता हूँ तो उसको मैं दिख रहा हूँ, लेकिन फिर बोलता आदि कहाँ है, पापा कहाँ है, अरे पापा कहाँ पे, तो मस्त बोलते हैं कहाँ पे, है ना। यस, आपने बेचा क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, खरीदा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड रूरल और अर्बन एरिया में। कितने टाइम में परचेज किया है, 2 साल में, ठीक है। अब आपका एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, सेम, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। ये 2 बार लिखा हुआ है ना, फालतू में 2 बार लिख दिया, ये लिखना एक बार, एक ही तो बात है, बार बार क्यों लिख रहे हो। हाँ, अब आपको लॉक इन पीरियड कितना रखा है, ठीक। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, जो नई वाली लैंड है वो आप बेच नहीं सकते, न्यू वाली लैंड, जो लॉक इन पीरियड है दिव्या, वो किसके लिए है, न्यू लैंड के लॉक इन पीरियड, यस कि नो, यस सर। बढ़े आगे, बोलना पड़ेगा, बढ़े आगे, ओके ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना अपने ही नोट से घर पे बैठ के, है ना, सिर्फ टेबल मैंने आपको बनवा दी, अपने ही नेट से हैं, नोट करना ही पड़ेगा भाई, चेक करूंगा नहीं तो मैं कल, और क्या। ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूं कि अगर ये बच्चे अगर साथ में अगर अपनी हैंडमेड नोट्स नहीं बना रहे हैं तो खराब है, आपको नोटबुक बनानी ही पड़ेगी एक, है ना, एक प्रॉपर नोटबुक आपकी खुद की होनी चाहिए जिसमें सब चीजें पूरा का पूरा टैक्स लिखा हुआ हो, राइट। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखें क्वेश्चन, मोती परचेज्ड अ एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड in 2007-8 for rupees 12,50,000, 12,50,000. He made some improvements. He made some improvements as on 2014-15 for rupees 2,30,000. He sold such land in such land as on 1st April 2023 for rupees 1 crore, for which he spent 1% brokerage. Out of received out of rupees 1 crore, he purchased one rural agriculture land in, out of rupees 1 crore, he purchased one rural agriculture land for rupees 95 lakh in as on 1st September 2023. Calculate
कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्सेबल in hands of Moti. Calculate capital gain taxable in the hands of Moti. I request to each and every student either online or face to face एक बार इसे पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सेल्फ कीजिए। आप इसे सेल्फ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपको रिबिल्ड करने हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा आज तक के किए गए कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो एक बार पॉज करके और फिर कीजिए इसको। यस, तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सब लोग एक बार बोर्ड की तरफ देख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ, ये आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ, इन दी हैंड्स ऑफ मोती। अभी आपको सबको समझना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल्स का बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल करा है। क्या करा है? सेल। कौन सी वाली लैंड सेल करी है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सेल करी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेल कंसिडरेशन। आई रिपीट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेल कंसिडरेशन। मुझे बताओ कितने में बेचा है? बाहर निकल जाओ सब, जल्दी बोलो। 1 करोड़। क्या इसको बेचने में कोई खर्चा हुआ? यस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कितना खर्चा हुआ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर? एक्सपेंसेस ऑन, बोलो ना यार, कितना खर्चा हुआ? 1 करोड़ का 1%, तो मैंने लिख लिया 1 करोड़ का 1%, 1 लाख रुपए आपका खर्चा हो गया। क्या मैं कह सकता हूं डिफरेंस अमाउंट इज 99 लाख? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज नेट सेल कंसिडरेशन? नेट सेल कंसिडरेशन। लेस कर देंगे हम लोग। सबसे पहले लेस क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोनों चीजें लेस होगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लेस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेस होगा। मुझे बताओ एक्विजिशन कितने में? 12,50,000 में, 2007-8 में। जल्दी से इंडेक्स नंबर वाली टेबल देख लीजिए और एक बार रुको। सर आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। वापस से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। इन्होंने कहा कि मोती ने एक परचेज किया था लैंड 12,50,000 में, उसके ऊपर उन्होंने इंप्रूवमेंट किया 2,30,000 का, और वो लैंड इन्होंने बेच दी 1 करोड़ में। तो जो लैंड इन्होंने 1 करोड़ में बेची है उसके ऊपर 1% इन्होंने एक्सपेंसेस भी किए। अभी क्या हुआ? 1 करोड़ में बेची गई लैंड में से 95 लाख रुपीस का इसने न्यू इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो क्वेश्चन कैसे फ्लो होगा? 1 करोड़ में लैंड बेची, 1% उसका एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट दोनों लेस करना है। जब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर देते हो तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका वो कैपिटल गेन होगा। अब उस कैपिटल गेन में से आपको 54B का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। क्यों एग्जेम्पशन मिलेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड परचेस करिए। यस, तो लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 12 लाख में खरीदा था, राइट है? 12 लाख या 12,50,000? डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 129। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? कितना आया? 33 लाख 72,000 093। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। ठीक है, लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। समझना बात को, ठीक है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है उसमें इंप्रूवमेंट कितने का किया है?
2,30,000 का कब किया है? 2014-15 में। तो मैंने लिखा 2,30,000, बोलो ना, डिवाइड बाय क्या करूं 2,30,000 के? क्यों, कौन सी ईयर का इंडेक्स है? 2,30,000 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 348, अमाउंट कितना आया? 3,33,500। मुझे बताओ डिफरेंस अमाउंट कितना आया? इस डिफरेंस अमाउंट को किस नाम से बोलेंगे हम लोग? बैलेंस। बैलेंस आया। हाँ बोलो ना एक बार। 50, दिव्या बोलो क्या बोल रहे थे? 61,000, 61 लाख 94,407, ये आ गया बैलेंस। अब एक बार सब लोग पेन डाउन करके मेरी तरफ ध्यान दो। सेक्शन 54B कहता है कि अगर आपने कुछ भी बेचकर और कुछ भी खरीदा है, और कुछ भी मतलब यहां पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया, उसका जो पैसा मिला उससे आपने रूरल एग्रीकल्चर या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेस किया। तो जो आप परचेस कर रहे हो वो अमाउंट, जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो, और जो आपका बैलेंस यानी कि कैपिटल गेन है वो, उन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहां पर समझने वाली बात है कि बैलेंस तो आया 61 लाख। अब आपके पास में देखिए आपका गेन कितना है, मैं लिख रहा हूं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। अंडर सेक्शन 54B कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो एग्जेम्पशन मिलेगा गेन, जितना हमें गेन मिला है, और इन्वेस्टमेंट। अभी देखो गेन कितना हुआ है हमारा? 61,94,407। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 95 लाख का। इन दोनों में से कम कौन है? विच एवर इज लोअर या लेस, कम कौन है? 61,94,407। तो अल्टीमेटली आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? तो आया नील। आपको टैक्स कितना देना है? कुछ भी नहीं। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो 1 करोड़ पे आपका जो 61,94,407 है, इसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ता। यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपको इसलिए टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपका मोटिव यहाँ पे गेन कमाना नहीं था। आपने बेचा एग्रीकल्चर लैंड, आपने खरीदा भी एग्रीकल्चर लैंड, आप पहले भी किसान थे, अब आप भी अभी भी आप किसान हो, या फिर पहले जो आपने एसेट पर बेची थी वही एसेट आपने फिर से खरीद ली। तो सेक्शन 54 कहता है कि इफ एनी पर्सन इज सेलिंग एनी एग्रीकल्चर लैंड एंड बाइंग एनी अदर एग्रीकल्चर लैंड, देन इन दैट केस जो अमाउंट उसका होगा उसके ऊपर उसको जो गेन उसको मिलेगा उसका उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा? जितना इन्वेस्टमेंट किया है और जितना गेन हुआ उन दोनों में से जो भी डिफरेंस लेस होगा या लोअर होगा उसका उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 54B इज वेरी डायरेक्ट। ठीक है, 54B इज वेरी डायरेक्ट। आप इसे नोट कर लीजिए और इसके आंसर को भी एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया था, नहीं किया था तो मैंने आपके लिए लगाया है यहाँ पे क्वेश्चन, वापस पॉज कर लो और नोट कर लो। फिर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मोती, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए पूरा। एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर सेक्शन 54B। मैं आपको हर एग्जामिशन का एक क्वेश्चन करवाऊं ये कोई जरूरी नहीं है, बट ये है कि कुछ कुछ एग्जामिशंस के क्वेश्चन करवा दूंगा। सारे एग्जामिशन के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, सिर्फ आपको अब शर्तें याद रखनी है। 54 में क्या बेचा क्या खरीदा, 54B में क्या बेचा क्या खरीदा, 54 अभी हम लोग EC पढ़ेंगे, F पढ़ेंगे, G पढ़ेंगे, GA पढ़ेंगे, GB पढ़ेंगे। तो यू विल गेट टू नो वन बाय वन, राइट। आइए अगला है 54D। अगला क्या है? 54D, D फॉर दीपक सर वाला D, ठीक है। हाँ 54D, इसका सबसे पहले पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बेचकर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही परचेस करता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं होता कैसे है। जब कभी कोई इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लैंड या फिर एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, आई रिपीट, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? सबकी आवाज नहीं आई। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? 54D कहता है कि अगर आपने कोई भी तरह का इंडस्ट्रियल लैंड आपका
गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है। अब गवर्नमेंट आपका कंपल्सरी एक्वायर क्यों करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड इसलिए होता है कि आप अगर एयरफोर्स के पास में हो, बीएसएफ के पास में हो, या किसी नेशनल मॉन्यूमेंट के पास में आपकी लैंड है, या आप हाईवे के बीच में आपकी कोई लैंड आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, कंपल्सरीली आपकी इंडस्ट्री परचेस कर लेती है। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपकी लैंड या बिल्डिंग जबरदस्ती एक्वायर कर ली, कंपल्सरीली एक्वायर सॉरी लैंड और बिल्डिंग जबरदस्ती एक्वायर कर लिए, कंपल्सरी एक्वायर कर लिए, आपको जो पैसा मिला है उस पैसे का आपको गेन जो होगा वो गेन आपका टैक्सेबल रहेगा, लेकिन आपका गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कोई तरह का टैक्स नहीं देना है अगर आपने न्यू लैंड बिल्डिंग परचेस कर लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो 54D क्या बोल रहा है, पहली बात 54D इज एप्लीकेबल ऑन एनी मतलब अभी तक जो हमने दो पढ़े वो या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ पे एप्लीकेबल हो रहे थे, लेकिन ये 54D इंडिविजुअल और एचयूएफ का नहीं है। सपोज कीजिए ना, एक बार घर इंडिविजुअल का ही होता है इसलिए 54 इंडिविजुअल का था, राइट। खेत इंडिविजुअल का ही होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो इंडिविजुअल एचयूएफ की ही होती है। कंपनीज के एग्रीकल्चर लैंड परचेस करके एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं ना। पार्टनरशिप फॉर्म्स एग्रीकल्चर लैंड परचेस करके उस पर काम करती है। जनरली एग्रीकल्चर लैंड किसकी होती है, इंडिविजुअल या एचयूएफ की। इसलिए 54 और 54B में वर्ड क्या था, इंडिविजुअल और एचयूएफ। लेकिन 54D की बात करें तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल, एनी मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीआई सब पे एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। इसके बाद इसने बोला उसे बेचना क्या है, तो उनको बेचना है लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पार्ट, जो कि लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल यूज के लिए आ रही थी, जो कंपल्सरीली एक्वायर कर लिए। खरीदा क्या है, लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। कब तक खरीदना है, 3 साल के अंदर अंदर खरीदना है। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, और 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड भी रहेगा। सर अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट अभी क्लास में बोला था कि ये याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, 54 में सीधा सा हिसाब है, 54 घर के लिए, 54 किसके लिए, घर के लिए, 54B खेत के लिए। बाकी सब बातें तो याद ही है ना, जो बाकी सब ऊपर नीचे की बात है उसमें कोई ज्यादा टेंशन थोड़ी है। टेंशन सिर्फ किसमें आ रही है, कौन सा बेचना है, कौन सा खरीदना है। तो वो तो आपको 4-5 क्वेश्चन हाथ से करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार आपको रिपीट करवाता हूं। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 54D। बेचना क्या है, कंपल्सरीली एक्वायर लैंड और बिल्डिंग। खरीदना क्या है, किस पर्पस के लिए, बेचना आपका बिका भी इंडस्ट्री और खरीदा भी इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये हो गया, फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री या इंडस्ट्री की बात करें तो 54D एप्लीकेबल होगा। आई रिपीट, फैक्ट्री या इंडस्ट्री की बात करें तो कौन सा एप्लीकेबल होगा, 54D। तो 54D क्या बोल रहा है, 54D क्या बोल रहा है, 54D इज सेइंग कि अगर कोई व्यक्ति का लैंड या बिल्डिंग, कौन सा लैंड और बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग, कौन सा लैंड और बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग सेल हो गया सेल, बोलो ना यार, क्या हो गया, सेल। सेल कैसे हुआ, गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली सेल कर दिया, कंपल्सरीली अक्वायर कर लिया, तो उसका तो बिक गया ना जिसका है वो। अभी क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद जो पैसा मिला है उस पैसे से इसने न्यू लैंड और बिल्डिंग परचेस कर लिया हो। जो न्यू लैंड और बिल्डिंग परचेस किया हो किसके लिए किया हो, इन्होंने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। आई रिपीट, किसके लिए परचेस किया हो, तो अगर कोई व्यक्ति लैंड बिल्डिंग जिसकी बिक रही है इंडस्ट्रियल पर्पस वाली कंपल्सरीली बिक रही है, तो 54D कहता है कि आप नहीं परचेस कर लो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब सबकी आवाज आनी चाहिए, इसका लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, न्यू लैंड और बिल्डिंग का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 3 ईयर्स। आज तक सबका कितना रहता है, इसका मतलब 3 ईयर कॉमन है। 54D इंडिविजुअल एचयूएफ पे है या ऑल एसएससी पे एप्लीकेबल है, पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। क्योंकि गेन तो फिर कॉमन है ना, गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, समझ आ गया, डन। आगे बढ़ते हैं, 54B के बाद आगे बढ़ते हैं 54EC। किसकी बात चल रही है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EC। EC में इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पर्सन की, मैं पूरी एक साथ बोल रहा हूं,
कोई भी पर्सन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, वो बेचने के बाद अगर वो उन पैसों से या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI के बॉन्ड परचेस कर रहा है या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड परचेस कर रहा है, और ये बॉन्ड परचेस किया है ऊपर वाली एसेट बिकने के 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसे जितना इन्वेस्टमेंट है और जितना कैपिटल गेन है उन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अगर 1/4/2018 के बाद वाले बॉन्ड है तो इस लॉक इन पीरियड को बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 साल कर दिया है। बात खत्म, 54 ईसी खत्म। मैं पूरे 54 ईसी को फिर से बोल रहा हूं, आप सबकी मुझे दाद चाहिए, सबको मुझे चाहिए कि सब लोग मेरी तरफ देखें। तैयार हैं? आवाज नहीं है। तैयार हैं? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बेचना क्या है? कोई भी कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। खरीदना क्या है? NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड। कब तक खरीदना है? 6 महीने के अंदर। अभी तक 1-2 ईयर चल रहा था, 3 ईयर चल रहा था, अब क्या बात आ गई? 6 महीने के अंदर अंदर। कितने टाइम में? 6 महीने के अंदर अंदर परचेस करना है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गेन दोनों में से जो भी कम होगा, आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन जो दोनों में से कम होगा उसका क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यस सर कि नो सर? मूव ऑन। ओके ठीक है। तो मुद्दा क्या चल रहा था? 54, बोलो ना, 54 ईसी। अब 54 ईसी को याद करने का तरीका है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में भी ईसी है। REC क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC। अगर REC के बॉन्ड परचेस करते तो एग्जेम्पशन मिलेगा, हाँ कि ना? समझ आया कि नहीं आया? तो ये था आपका 54 ईसी। एक क्वेश्चन 54 ईसी के लिए हम लोग लिख देते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग 54 ईसी के लिए लिख देते हैं। यस, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। मोती परचेस्ड gold in year 2017-18 for rupees 7,80,000. He made some improvement as on 21-22 for rupees 4,70,000. He sold such gold as on 1st April 23 for rupees 80 lakh. He purchased bonds of NHAI for rupees 40 lakh as on 1st December 2023. Calculate capital gain in the hands of Moti. 99.99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। जो सही करने वाले जो लोग हैं 1% है। आप कहोगे सर इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर भी कैसे गलत हो सकता है? लेट्स सी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको अपने हाथ से करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको 54 के बाकी वाले 4 भी करवा दूंगा। विद दिस आपका पूरा 54 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे और थैंक यू सो मच फॉर नाउ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।